हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं? अच्छा, प्रीवियस चैप्टर आपका जो था उसमें हमने बात की थी मोशन इन वन डायमेंशन, सारा का सारा हमने डिस्कस किया। आज के बाद हम चलेंगे नए चैप्टर में, दैट इज़ मोशन इन टू डायमेंशन। मतलब दो तरफ में किस तरह से जाया जाता है ना, या आप सिंपली ये बात कर रहे हैं कि इफ़ एनी बॉडी इज़ मूविंग इन टू डायमेंशन देन हाउ इट्स पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड एक्चुअली, या व्हाट आर योर प्रैक्टिकल एग्जांपल बाय व्हिच वी कैन डील मोशन इन टू डायमेंशन। किस तरह से बात करेंगे, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन इसका हो जाए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एक सिंपल कहानी यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। अब उसमें था क्या, पहले आप इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता था, जरूर देख लें। अच्छा, मिसाल की तौर पे एक आम या सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में, या इस तरह से समझ लें कि ज़मीन की सरफेस पे हम इस तरह से जा रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है। अच्छा, आप इस तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मतलब आप एक प्लेन पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे कंसर्न जितने भी वेक्टर होंगे ना, वो सारे के सारे अलोंग मोशन होंगे। देखिए ना, बॉडी की मोशन ये है, तो उसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वुड बी अलोंग द मोशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वुड बी अलोंग द मोशन एज वेल, या जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन भी ऐसे होगा, जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो आपका डायरेक्शन भी ऐसे होगा। इसका मतलब यूं हुआ कि आप जब एक्स एक्सिस पे जाते हो तो आपसे रिलेटेड जितने भी वेक्टर हैं सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। और आपने ये वाज़ेह तौर पे पढ़ा भी हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि भाई जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो उसका या उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिर्फ एक होता है, क्योंकि इसमें वाई कंपोनेंट होगा ही नहीं, एक ही होगा ना। अगर एक ही कोऑर्डिनेट होगा, अगर एक ही कंपोनेंट होगा, तो मैं कह सकता हूं सिंपली द मोशन ऑफ दिस बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ये वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 आपने सारा इस तरह पढ़ा। चलें एक मिसाल और, एक चीज और जो कि हम बात करना चाहते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अब इसको थोड़ा और समझ लें। मिसाल की तौर पे हम किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं ऊपर से, या किसी भी चीज़ को हम ऊपर थ्रो करते हैं। हम ये समझ लेते हैं भला, इफ़ एनी बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये क्या आएगी ना, जाहिर सी बात है इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरह से होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो भी ऐसे होगा। मतलब ये हुआ कि भाई जब आप किसी भी चीज को वाई एक्सिस पे आप प्रोपेगेट करते हैं इस तरह से, तो डू रिमेंबर ऑल द वेक्टर्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मोशन दे आर ऑल अलोंग वाई एक्सिस एंड ऑल द पैरामीटर आर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट एक होगा, दूसरा होगा ही नहीं। क्या मतलब, जब कोई वेक्टर वाई एक्सिस पे होता है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा कि उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक होता है, वाई वाला, एक्स वाला नहीं होता। यहां पे क्या था, जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई नहीं होता। अब इसमें एक कोऑर्डिनेट था, उसीलिए हम कह सकते थे कि भाई ये मोशन वन डायमेंशन है। अभी भी मैं कह सकता हूं कि भाई इसमें भी एक कोऑर्डिनेट है, उसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। इसका मतलब फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वी जनरली कैन से वन डायमेंशन मोशन, या मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड, या आप जैसे चलते हैं ना, आपकी मोशन भी आप सिंपली कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपने सारा चैप्टर पढ़ा। चलें इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से भी बात हो जाए भला। फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइन प्लेन है, स्लोप है, आप इस तरह से नीचे आ रहे हैं स्लोप, तो भी हम यही बात करेंगे ना कि भाई जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, आपके मोमेंटम का डायरेक्शन, आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, या आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो सारा का सारा प्लेन के पैरेलल है ना। ये प्लेन है ना, अभी आप इसको थोड़ी डील करेंगे, अभी आपका जो कुछ भी है रेफरेंस एक्सिस या जो कुछ भी है वो ये है। इसका मतलब ईच एंड एवरी पैरामीटर रिलेटेड टू दिस मोशन दे आर ओनली इन वन डायरेक्शन, दे आर ऑलवेज अलोंग और पैरेलल टू द प्लेन। और जब हम पैरेलल टू द प्लेन की बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ द मोशन ऑफ दिस बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। ये भी चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ा, ये भी वन डायमेंशन है, ये भी वन डायमेंशन है। इसमें बात हो जाए तो दैट वुड बी द वन डायमेंशन एज वेल, ठीक है। ये सारे के सारे आप सिंपली कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल। चलें
आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पे बात हो जाए। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया क्योंकि यू नीड टू रिमाइंड कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो आज हम आते हैं इसी चीज पे जो कि हमने डिस्कस करना है कि भाई 2 डायमेंशंस में ऐसा क्या होता है, थोड़ा उसको समझना बड़ा लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल की तौर पे ये है अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ ऐसे मौजूद है, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, आप क्या करें, इसको किक मारें। अगर हम इसको किक करेंगे ना तो ये कैसे जाएगा, दूर आगे जाएगा डेफिनेटली, और ये कुछ इस तरह से ऐसे जाके यहाँ पे आएगा। जो मोशन ऑफ फुटबॉल है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, अलोंग वाई प्लेन भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत कर्व शेप है ना, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक टाइप ना। तो ये पैराबोलिक टाइप आप सिंपली कह सकते हैं ये फुटबॉल इस तरह से गया। चलो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये मोशन किस तरह की है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बेटा, मोशन फुटबॉल की इस ब्लू लाइन पे ही है ना, बिल्कुल फुटबॉल ऐसे जाएगा। अच्छा, तो वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द मोशन होती है। अच्छा, अभी आपने ना एक्स एक्सिस पे इसको थ्रो करा, ना कि वाई में आपने किया, आपने एक्स और वाई के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया। मतलब यू हैव थ्रोन दिस फुटबॉल, यू हैव किक्ड दिस फुटबॉल एट सर्टेन एंगल थीटा, एक एंगल पे आपने थ्रो किया है। नाउ रिकॉल योर चैप्टर नंबर 2 के जब कोई भी वेक्टर एंगल पे होता है ना तो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 होते हैं, आप याद कर लो। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका x वाला होता है और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका y वाला। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका एक कंपोनेंट ये होगा vx इज इक्वल टू v cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट ये होगा vy इज इक्वल टू v sin थीटा। ये cos थीटा और ये रहा आपका sin थीटा। अब 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसका मतलब मोमेंटम एक्स एक्सिस पे भी होगा, मोमेंटम वाई पे भी होगा। डिस्प्लेसमेंट 2 कवर किया इसने, कौन सा, एक्स एक्सिस वाला भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेंज। इसने वाई एक्सिस पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसका नाम हम रखते हैं हाइट। अब यार बात सुनो, हर हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मोमेंटम के 2 होंगे डेफिनेटली, डिस्प्लेसमेंट के भी 2 होंगे, आप सिंपली कह सकते हैं। तो ये मोशन कंप्लीटली फुटबॉल की एक एक्सिस में नहीं है, ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों में है, उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं द मोशन ऑफ दिस किक्ड फुटबॉल इज सेड टू बी मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ में भी जाए, ईस्ट में भी जाए, वेस्ट में भी जाए, नहीं बाबा। इसका मतलब ये है कि जो मोशन बॉडी की है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स एक्सिस में भी हो, वाई प्लेन में भी हो, या दोनों में हो, ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों में हो, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी मोशन इन 2 डायमेंशन। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। किक्ड फुटबॉल के अलावा आप अपनी बात कर ले, जब आप जंपिंग करते हैं, लॉन्ग जंप, वो भी इस तरह से होता है। अच्छा, जब आप किसी भी चीज को एक हाइट से थ्रो करते हो, थोड़ा देखें इधर, मिसाल की तौर पे थोड़ा ये भी समझना लाजमी है, ये हाइट एक पर्टिकुलर ना। अच्छा, इस हाइट से, या ये बॉल है, मैंने क्या करना, इस बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली, दिस बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरह से। अच्छा, आप तो यही कहते हैं कि भाई हमने एक वेलोसिटी देकर इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करा ऐसे, पर पता है ये सीधा ऐसे जाएगा थोड़ी, because of gravity, because of presence of gravity, it will fall in this way and the motion of this ball would be like that, parabolic path ये भी बनेगा। तो ये मोशन जो है ना वो इस तरह से ऐसे होगी। अब मुझे आप ही बता दें कि इसमें भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे भाई, 2 होंगे। कैसे पता चला, देखें यहाँ पे भले आपका एक है जो कि आपने इसको दिया, थोड़ा आगे चलें, इधर आए, यहाँ पे वेक्टर वेलोसिटी ये है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये है, और नीचे आ रहा है तो दूसरा ये रहा। यहां पे अगर रिजॉल्व करके देखा जाए, इधर रिजॉल्व करके देखें, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, इसका वाई ये रहा, आपका माइनस में नीचे आ रहा है इसलिए। तो यार देखिए ना, एनीथिंग थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, एनीथिंग थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये लीनियर मोशन नहीं है। द मोशन इज सेड टू बी इन दिस वे एज वेल। ये मोशन भी आप सिंपली कह सकते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। एयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, दिस बॉल इज थ्रोन इन एयर, this particle was thrown horizontally in air at certain height।
फिर भी ऐसे आएगा। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशन मतलब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे किसके, जितने भी वेक्टर बॉडी के ऊपर लगते हैं ना, सारे के सारे जितने वेक्टर लग रहे हैं ना, सारे के सारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यहां पे एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं द मोशन इज टू डायमेंशनल। ठीक है, अच्छा एक और हो जाए, एक ये रहा आपका, एक ये रहा, एक और मिसाल की तौर पे एक पार्टिकल है, थोड़ा ये भी समझना लाजमी, ये एक पार्टिकल बेटा, हमने क्या करना, ये पार्टिकल इस तरह से हम गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये मोशन कौन सी होती है, सर्कुलर होती है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वही बात कि भाई जो डायरेक्शन होगा इसमें इस तरह से होगा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे, दो होंगे। अच्छा एक कंपोनेंट इसका x होगा और दूसरा y, क्यों, क्योंकि आप वेलोसिटी को अगर देखें तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे बात कर सकते हैं कि भाई इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका, एक आपका वर्टिकल भी है। अच्छा यहाँ पे अगर रिजॉल्व करें इस तरफ से, अगर यहाँ की बात करें इस तरफ से, तो यहाँ पे भी आप सिंपली कह सकते हैं आपके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो सर्कुलर मोशन है उसमें भी आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपके एक्टिंग वेक्टर हैं या जो आपके वेक्टर लगते हैं इस तरह से ना, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये मोशन भी आपका टू डायमेंशनल, ये मोशन भी आपका टू डायमेंशनल। अच्छा इसका नाम हम क्या देखते हैं भाई, द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। इसका बड़ा सादा नाम है ना, दिस इज व्हाट यू से कि ये मोशन आपका सर्कुलर मोशन है। एंड डू रिमेंबर सर्कुलर मोशन भी मोशन इन टू डायमेंशन है, वन डायमेंशनल नहीं है। अच्छा यहां की बात करें अगर, और यहां की बात करें, यहां पे हम किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं द किक्ड फुटबॉल, या अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, या अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एयर। एक लफ्ज है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट लफ्ज जो है वो थ्रो से निकाला गया, उसकी मीनिंग है टू थ्रो, प्रोजेक्ट मीन्स टू थ्रो। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं ये वाली या ये वाली, क्योंकि यहां पे भी हमने थ्रो करा, हॉरिजॉन्टली ही सही, यहां पे भी हमने थ्रो करा। तो ये मोशन आपका स्पेशली जो पैराबोलिक पाथ में होती है ना, इसका हम सिंपली नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां पे हम जो नाम देते हैं इसका क्या, सर्कुलर। इसका मतलब ये कि टू डायमेंशन का टैग क्यों लगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वजह से लगा। जहां पे भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे द मोशन इज ऑल अबाउट वी कैन से टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया, जरूरत क्या है पता कैसे चले। अब हमारा जो चैप्टर है ये वाला आधा चैप्टर प्रोजेक्टाइल के बारे में होगा ना, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट वुड बी ऑल अबाउट सर्कुलर। हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहली बात ये। दूसरा बात ये कि भाई ये वाला चैप्टर रिलेटिव टू अदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसके फार्मूला है, इसकी कैलकुलेशन या जो लॉजिक है रिलेटिव टू अदर वन थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना। तो आमतौर पे स्टूडेंट की साइको होती है कि यार पता नहीं क्या कौन से फार्मूला है, कैसे याद किया जाए ये फार्मूले, कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना, हम स्मूथली चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हम डील कर रहे हैं इस तरह से। तो जितना हो सके आप इस चीज को सही तौर पे वॉच करेंगे, व्यू करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले आएंगे इसकी तरफ कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है क्या। हम पूरी कहानी शुरू करेंगे यहां से प्रोजेक्टाइल, और उसके बाद हम बात करेंगे इस तरफ। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या, अभी तो मैंने सिंपली बता दिया कि एनी बॉल इज थ्रोन, ठीक है, या जो कि इस तरह पैराबोलिक में चले। तो अभी मैं सिंपली ऐसे ही कह सकता हूं, सिंपली द मोशन of a body in a parabolic path in air, हवा में जो पैराबोलिक पाथ में चले ये मोशन आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल है। डेफिनेशन हो गई, पर दैट इज नॉट इनफ एक्चुअली ना, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब इन बातों पे थोड़ा बहस डिस्कशन हो जाए। अब जो हम बात करना चाहेंगे आप प्लीज बराबर मेहरबानी इस चीज को सही तौर पे समझेंगे। ठीक है, अच्छा लिसन, ये है फुटबॉल, इस जगह पे आपने फुटबॉल रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये फुटबॉल इस जगह पे गिरे। ठीक है, मतलब ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो जगह जहां से आपने क्लिक किया, ये है पॉइंट ऑफ अराइवल, वो जगह जहां पे ये वापस आएगा। ठीक है, अच्छा तो डेफिनेटली इस फुटबॉल को मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे क्लिक करूंगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देके क्लिक करूंगा, और ये इस तरह से मेरे टारगेट पे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए। जो खूबसूरत बात है ना इसमें वो ये कि जिस वेलोसिटी से आप लोग थ्रो करते हो
द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अराइवल। जो कंडीशंस है मैं उसकी तरफ आता हूं। अगर आप चाहते हो कि ये टारगेट को मिस नहीं करे, तो जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो करना चाह रहे हैं उसी वेलोसिटी से ये वापस आए, अराइव हो। पहली बात ये, जिस एंगल से आप थ्रो कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ अराइवल। ये बातें लाजमी है, वरना यू मे नॉट हिट द टारगेट। एक्चुअली आप ये टारगेट को मिस कर जाएंगे। तो पहला और बुनियादी शर्त ये कि ये चीजें होनी चाहिए, लाजमी है। वरना क्या होगा? वरना कुछ भी हो सकता है भाई, पहले भी गिर सकता है, आगे थोड़ा भी गिर सकता है, टारगेट को मिस कर सकता है। अब वो टारगेट को मिस क्यों करेगा, उसके ऊपर कौन से पैरामीटर हैं, इस पे हम बात करना चाहेंगे। ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, आमतौर पे जो वेलोसिटी है ना, उसको हम शो ऐसे करते हैं ना, वेलोसिटी को हम ऐसे शो करते हैं बेटा आमतौर पे, बिल्कुल। लेकिन इस चैप्टर में खासतौर पे इस टॉपिक में हम इस वेलोसिटी को बस ऐसे ही लिखेंगे ना, वी नॉट लगा के। इसको हम देंगे कि भाई ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हम एब्रीविएट इसको करेंगे वी नॉट के हिसाब से, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी नॉट, समझ लो ये रही आपकी। ठीक है, अच्छा ये वेलोसिटी आपने कौन से एंगल पे दी? एक पर्टिकुलर एंगल पे दी। भाई कौन सी एंगल है वो? एंगल समझ लें थीटा। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके दो होंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी नॉट एक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी नॉट वाई। अच्छा, एक्स कंपोनेंट ये है, ये आप सिंपली कह सकते हैं इसका एक्स कंपोनेंट, और ये है आप सिंपली कह सकते हैं वी नॉट वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट भी हो गया, वाई। अच्छा, अब इसमें चंद पैरामीटर की बात हो जाए। पहला वाला, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि सामने से हवा कुछ ज्यादा लग रही है ना, एयर प्रेशर है, या इफ एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, थोड़ा देख लें इसको। इफ एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, पता है क्या, मैं चाहता हूं कि ये इस जगह से इस जगह पे जाना चाहिए, पर मसला ये हो कि सामने हवा लग रही है। हवा हम कौन सी लेंगे? सामने वाली। क्यों? ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली भी नहीं, साइडों वाली भी नहीं, ऐसे भी नहीं, सामने वाली। क्योंकि हमने लफ्ज लिखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना मतलब अपोजिशन टू द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है ना, फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन है ना, वो हमेशा की तौर पे अपोजिशन या अपोजिट डायरेक्शन वाली ली जाती है ना। तो बॉल जा रहा है इस तरफ, तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो सामने वाली हवा। ठीक है, अगर अब हवा ज्यादा लगेगी ना, पता है फिर सीन होगा आपके साथ क्या? ये बॉल यहाँ नहीं गिरेगा भाई, ये बॉल थोड़ा पहले गिरेगा ऐसे। अगर और ज्यादा तेज हवा हुई तो ये और इधर गिरेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हवा के मौजूदगी की वजह से या हवा लगने की वजह से आप टारगेट को मिस कर सकते हो। अभी मैं बड़ा सादा करके ऐसे बता सकता हूं कि भाई हवा टारगेट को नहीं हिट कर सकते अगर हवा लगेगी तो, लेकिन पैरामीटर कौन से असरअंदाज होंगे उस पर बात हो जाए। लेकिन यार मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बॉल है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके गिरे, मैं चाहता हूं कि बी पे जाए, पर हवा लगने की वजह से ये यहां नहीं गया, थोड़ा पहले गिर गया। क्या मैं कह सकता हूं एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कम हो गया? एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को हमने थोड़ी देर पहले नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। हवा लगने की वजह से रेंज कम होगी, और ज्यादा लगेगी तो रेंज और भी कम होगी। इसका मतलब ये कि एयर कैन अफेक्ट एक्स एक्सिस ओनली, एयर रेजिस्टेंस कैन ओनली अफेक्ट एक्स एक्सिस। क्या होगा बेटा दोबारा से? डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस वाला कम होगा, सामने जो रोकेगी ना उसलिए, और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी कम होगी डेफिनेटली, मतलब वी नॉट एक्स पे फर्क पड़ेगा। और डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ एयर, हवा का डायरेक्ट असर किस पे है? एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं है। हाँ, उस वजह से वाई एक्सिस डिस्टर्ब हो रहा है, बात अलग है ना। पर हम सिंपली ये कह सकते हैं इस तरह से, थोड़ा ये देख ले बेटा, कि इफ एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, अगर हवा लगेगी, देन यू कैन से कि रेंज जो है वो डिक्रीज होगी, या दूसरे मायने में आप कह सकते हैं वी नॉट एक्स जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो डेफिनेटली चेंज होता रहेगा, कम होगा डेफिनेटली ना, इस तरह होगा अगर हवा लगेगी तो। लेकिन हम चाहते हैं कि हवा नहीं लगे। पहला ये बुनियादी शर्त है
कि अगर हवा नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है भाई, हम टारगेट को अचीव कर लेंगे और क्या। तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर हवा नहीं लगेगी, if air friction air resistance is zero, then you can say कि x जो है, रेंज जो आपका है या x वाला डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा, वो इजीली आप अचीव कर सकेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि v नॉट x आपका कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो डू रिमेंबर द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वुड बी जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो मोशन यूनिफॉर्म होती है, तो आप सिंपली कह सकते हैं ये जो मोशन ऑफ फुटबॉल है या ये जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की है ये x एक्सिस पे यूनिफॉर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल ये मोशन यूनिफॉर्म है बेटा, मैं अभी टोटल पे नहीं आया, मैं सिंपली बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस के हिसाब से। एक्स एक्सिस के हिसाब से ये मोशन आप सिंपली कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, बिकॉज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, नथिंग टू डिस्टर्ब विद एक्स कंपोनेंट एक्चुअली, सो ऑल द कंसर्न पैरामीटर अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट्स इट, बात खत्म। पक्की बात है, आप टारगेट को हिट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। क्या कि भाई अगर थोड़ी देर आप ये समझ लेते कि हम कहते कि भाई मिसाल की तौर पे चीजों को जमीन अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब ग्रेविटी ना होती अगर, तो पता क्या सीन होता, ये फुटबॉल आपने जो किक किया ना, ये इस तरफ ऐसे चल गया होता है, स्पेस में चला गया होता अगर ग्रेविटी ना होती। ये तो ग्रेविटी की मेहरबानी है जब ये वापस आ रहा है। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब ये बॉल ऊपर जाता है ना एक हद तक, उस हद को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एक हद तक जब ये ऊपर जाता है या जैसे ये असेंड करता है तो ये स्लो होता है ना, और जब ये वापस लौट आता है इस तरह से ना, तो हम इसके लिए नाम रखते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के दौरान हम सिंपली कह सकते हैं ये तेज होता है। अब इस पे देखना समझना थोड़ा अहम है। देखो जरा, ऊपर जा रहा है इस तरह। अच्छा, ऊपर जब जा रहा है तो स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? स्लो। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्यों? ग्रेविटी चीजों को आसानी के साथ ऊपर नहीं जाने देती, उसको रेजिस्ट करती है ग्रेविटी। हम ग्रेविटी को कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस वन, वी कैन नॉट रिमूव ग्रेविटी ऑफ दिस आवर प्लैनेट। तो यू नीड टू फॉलो, यू कैन नॉट रिप्लेस ना। बाय द वे, असेंडिंग के दौरान स्लो होता है। आपने वाज़ेह तौर पे ये पढ़ा है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग स्लो, तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कम होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, कौन से एक्सिस पे जा रहा है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? वाई एक्सिस पे। तो कौन सी वेलोसिटी डिक्रीज होगी? वाई वाली डिक्रीज होगी। हाँ, उस वजह से टोटल भी डिक्रीज होगी, वो अलग बात ना। पर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी कौन से एक्सिस पे है? वाई पे। तो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी कौन सी वेलोसिटी पे है? वी नॉट वाई पे। तो उसका मतलब यूं हुआ कि जैसे ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो वाई वाली वेलोसिटी पहले की कंपैरिजन में थोड़ा कम होगी। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, और थोड़ा जाएगा ना तो वेलोसिटी वाई वाली और कम होगी। एक हद तक ये जाएगा, उस हद को हम कहते हैं वाई मैक्सिमम हाइट। वाई पे मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वाई वाली वेलोसिटी वहां पे जीरो होगी। मैं कह रहा हूं सिर्फ वाई वाली जीरो क्यों हो रही है सर? क्योंकि भाई उसके बाद आगे नहीं जा रहा ना, मतलब उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा। जब ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ऊपर मतलब क्या? हाइट। ज्यादा मजीद ये हाइट कवर ही नहीं कर रहा, जब ये ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वुड बी जीरो। वहां पे बात खत्म। अच्छा, अब जैसे ये नीचे आता है ना तो फास्ट होता है। अब ये फास्ट हो रहा है लेकिन कौन से प्लेन में हो रहा है? पॉजिटिव में, नेगेटिव प्लेन में? नीचे आ रहा है ना बेटा, तो ये माइनस वाई में आ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कौन सी वाली? वाई वाली। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वाई वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। मतलब जब ये वहां यहां कहां था तो वाई वाली वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगी, ऐसे होगी नेगेटिव वाई में, और थोड़ा नीचे आएगा तो और होगी नेगेटिव वाई में, और थोड़ा आएगा तो और भी होगी। जैसे ये जमीन पे हिट करेगा तो उसकी वाई वाली वेलोसिटी उतना ही होगी जिस वाई वाली वेलोसिटी के साथ आपने पहले इसको थ्रो करा था, अगर ये सारी कंडीशन ऐसी हैं तो। और ये सारी कहानी बताकर हमने ये फैसला किया या हमने ये देखा कि वाई वाली वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। अच्छा,
पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसके चेंज होने का अंदाज भी एक ही है। क्या मतलब, अगर पहले थी 10 y वाली, 8 6 4 2 0, तो जब ये बढ़ेगी तो भी 0 2 4 6 8 ऐसे बढ़ेगी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर ऑलवेज से टू बी इक्वल, ये हमेशा के तौर पे एक दूसरे के ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। और अगर ये है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, फिर कांस्टेंट होगी। इफ वेलोसिटी चेंज इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है। तो जितना टाइम ये असेंडिंग में लगेगा उतना डिसेंडिंग में लगेगा, या जिस अंदाज से ये असेंड होगा उसी अंदाज से डिसेंड होगा, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो जो दूसरा और तीसरा अहम शर्त है वो ये कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, और रिमेन्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। हम माइनस ही लेते हैं इसे। तो पक्की बात है ये वापस आएगा, वरना कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब एक और बात समझ लें, अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, ये इतना ऊपर जा रहा है, 5-6 किलोमीटर ऊपर गया, फिर वापस आएगा। पता है हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ऊपर ज्यादा नहीं फेंकना इसको, क्योंकि ऊपर जाने से ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है। मतलब ग्रेविटी कम होती है जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो यू कैन नॉट मूव दिस बॉडी टू मैक्सिमम हाइट, इतना ऊपर फेंकोगे भाई ग्रेविटी की वजह से बॉल इस तरह डिस्टर्ब हो, तो डोंट डू दैट। आप इसको एक नॉमिनल हाइट पे थ्रो करें जहां तक g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब एट द सरफेस या नियर द सरफेस, एज फॉर एज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोजेक्शन अराइवल के जो पैरामीटर हैं वो मैच होंगे, सेम होंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग एक दूसरे के रिफ्लेक्ट होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, अगर आप ये मोशन एक हद तक करेंगे तो, जितनी हद तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि भाई वी वाई आपका क्या हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ड्यू टू व्हाट यू कैन से, ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, x क्या है था, x क्या रहा, x आपने पहले भी बोल दिया, x क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? ड्यू टू जीरो एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू जीरो एयर रेजिस्टेंस x कंपोनेंट रिमेन्स है। जो x कंपोनेंट यहां था एग्जैक्टली वही होगा। मैक्सिमम हाइट पे y0 पर x फिर भी होगा, यहां पे भी x होगा, और जैसे ये अराइव होगा तो भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम एवरीवेयर, ओनली y कंपोनेंट चेंजेस। सो ये हो गया। चलो अब एक बार और, ये बड़ा इस तरह से फनी भी है, थोड़ा देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे ये है एक जगह और ये है दूसरी जगह, हम टारगेट पॉइंट ये है, ये वो जगह है जहाँ से हम किसी भी चीज़ को हम थ्रो करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको थ्रो किया ऐसे, तो डेफिनेटली हमें पता हो जाना चाहिए कि भाई कितनी रेंज है इसकी। फिर हम क्या करते हैं कि कितनी एंगल पे थ्रो करें इस मिसाइल को, मिसाल के तौर पे ना, और कितनी वेलोसिटी के साथ हम मिसाइल को थ्रो करें कि मिसाइल बी पे पहुंचे, ये मिसाइल हवा में कितनी देर तक रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको ये कहा गया कि भाई मिसाइल आप थ्रो करें, 10 सेकंड में ये वहां पे टारगेट पे पहुंचेगा, और जो रेंज है वो आपने ये रखनी है XYZ, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपने ये रखनी। अब आपने पता क्या किया, रेंज आपने वही रखी क्योंकि यहाँ पे गिरे, आपने वेलोसिटी भी इस तरह से रखी, पर आपके साथ मसला क्या था, आपने ये टाइम आपने अलग दे दिया। ये टाइम क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जाना और वापस आना, कुल मिला के कितने, 10 सेकंड। आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। मतलब क्या, मिसाइल जब मशीन गन में फायर करते हैं ना, तो मशीन गन में इस तरह के पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं। जैसे आपने पोर्टल पे लॉगिन किया होगा कि भाई फिर उसमें जाए इस तरह से, तो होते हैं वैल्यू होते हैं, टाइम कितना रखना है, ये सारा कुछ हो गया। मैंने क्या किया, या आपने, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू पीपल। आप नींद में थे, आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। कौन सी? आपने 10 सेकंड की जगह यहाँ पे 10 घंटे लगा दिया। थोड़ा सा गलती सर, आई एम सॉरी। अच्छा, 10 वो ही रखा आपने, नींद की वजह से सेकंड की जगह आपने आर लिख दिया, बेड़ा गर्क होगा, देखना क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप इस मिसाइल को 10 घंटे हवा में रखने जा रहे हैं, उसके बाद ये हिट करेगा, लेकिन जो असाइन टाइम था 10 सेकंड था, आपने गलती क्या की, 10 घंटे लगा दी आपने, तो ये 10 घंटे हवा में रहेगा, फिर जाके हिट करेगा। ऐसे होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग इज इक्वल टू 10R। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने थ्रो किया, ओके करके फायर किया मशीन गन, ओके फायर मिसाइल, दैट्स इट,
खुश हैं, बड़े मुतमिन भी हैं कि भाई टारगेट बेट करेगा। पता है 10 घंटे के दौरान ये ज़मीन भी रोटेट करती है। कैन यू इमेजिन, ज़मीन अपने आप एक चक्कर लगाती है 24 घंटे, रात दिन जो होते हैं। अब 10 घंटे का मतलब है सुबह से शाम तकरीबन। तो जब 10 घंटे गुजर जाएंगे, गिरना होगा, तो ये बी वाली जो जगह है ये यहाँ पे आएगी, बी इधर आएगी बेटा, रोटेट करके आएगा ऐसे। तो ये टारगेट पॉइंट आपका रोटेशन की वजह से आपका मिसप्लेस हो जाएगा ना। ये किसी और के घर में जाके गिरेगा बेटा, किसी और मुल्क में जाके गिरेगा। आप जहां पे गिराना चाहते हैं उसको नहीं गिरेगा। तो आप इतना टाइम हवा में नहीं दें। अगर आप इतना टाइम देंगे हवा में तो कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा या कंडीशन ये भी है कि यू डू नॉट प्रोड्यूस टाइम इन एयर फॉर आवर, इतने बड़े मिनट में ना दें। अगर देंगे तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से टारगेट मिस हो सकता है। लेकिन हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि टारगेट अचीव कैसे करें। टारगेट अचीव कैसे करें, हवा नहीं लगे टारगेट अचीव हो जाएगा। ऊपर इतना नहीं फेंके कि ग्रेविटी के ऊपर नीचे की वैल्यू हो जाए, टारगेट फिर भी अचीव हो जाएगा। तीसरा टारगेट अचीव करने का ये है कि आप घंटों तक इसको हवा में ना रखें, मिनट्स में हवा में ना रखें, सेकंड की है मैं, तो यूं ये टारगेट पे हिट करेगा। तो तीसरा ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट दिस मोशन। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन है या जो अहम कंडीशन है या जो शर्त है वो ये बेटा कि रोटेशन ऑफ अर्थ दैट डज नॉट अफेक्ट प्रोजेक्टाइल, ये इस पे असरअंदाज नहीं हो। और ये सारी कंडीशन अगर सही हैं, अगर ये सारे शर्त सही हैं, कंडीशन असल में ये 3 है, ये है कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल को आप जहां पे गिराना चाह रहे हैं बिल्कुल गिरेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। क्या, हवा नहीं लगे वरना रेंज मिस होगी। अच्छा, ग्रेविटी के या ग्रेविटी को अंडर एस्टिमेट ना करें। क्या मतलब, आप इसको इतना ऊपर ना इसको थ्रो करें कि जी की वैल्यू पे फर्क पड़े। अगर जी की वैल्यू पे फर्क पड़ा ना तो असेंडिंग बिहेवियर डिसेंडिंग बिहेवियर एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। 10 सेकंड असेंड में लगाएगा तो हो सकता है कि वो उसी तरफ से ना आए। तो यू कैनॉट हैव द वैल्यू ऑफ जी अदर देन 9.8, मतलब यू नीड टू प्रोड्यूस दिस मोशन नियर द अर्थ और एट द सरफेस, या थोड़ा बहुत ऊपर आप ये मोशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये। अच्छा, हवा में ज्यादा ना फेंकें वरना कुछ भी हो सकता है, किसी और के घर में जाके गिरेगा, फिर ये भी नहीं करें। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अगर सही है, क्या मतलब, अगर ये सारे कुछ पैरामीटर सही हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं आप टारगेट को अचीव कर लेंगे, आपका टारगेट कहीं नहीं जाएगा, फिर ये मोशन कहलाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ये होगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन होगी। मिसाल के तौर पे हवा लगेगी ना तो ये इधर गिरेगा, हवा और ज्यादा लगेगी तो ये इधर गिरेगा। अगर ज्यादा हवा लगेगी तो टारगेट पे मिस नहीं, मतलब टारगेट को हिट नहीं करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, फिर ये आप सिंपली इसको मोशन इन 2 डायमेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो डू रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से हम सिंपली ये कह सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन पैराबोलिक पाथ इन एयर सच दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट मोशन, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, दिस मोशन इज कॉल्ड एज मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है। अगर इनको फॉलो ना करें तो क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है जो आपके सामने मैंने सब पूछ रखा। एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट क्यों है, ड्यू टू जीरो एयर रेजिस्टेंस। वाई वाली वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टेंटली चेंज हो, मैं क्या नहीं कह रहा कि कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो ताकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ताकि असेंडिंग डिसेंडिंग एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएं। और यूं ये पार्टिकल या जो किक्ड फुटबॉल है, इट विल अराइव एट द टारगेट वेयर यू वांट टू रीच। The velocity of projection is always equal to velocity of arrival. The angle of projection is always equal to angle of arrival. दूसरे माने में आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इमेजेस हैं बेटा। इमेजेस का मतलब ये, जैसा इसका बिहेवियर होगा एग्जैक्टली बिहेवियर वही होगा। दैट्स इट। प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन ठीक ठाक हमने डिस्कस किया। ठीक है, और आपका जो कमिंग लेक्चर है उसमें मजीद हम इसकी एप्लीकेशन लेके आएंगे और भी बहुत बातें होंगी। सो जब तक के लिए खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में ले आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, खुश रहें।